हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का इंडियन इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज का चैप्टर 2। इससे पहले हमने जीडीपी, जीएनपी क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी, उस पर पूरा थ्योरी और साथ में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हमने कंडक्ट कराया था। आज हम लोग देखेंगे इसका सेकंड चैप्टर यानी प्लानिंग इन इंडिया। तो इससे रिलेटेड 2 या 3 वीडियोस आएंगे, आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। और आज इस प्लानिंग में हम लोग देखते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि एग्जाम में पूछने की संभावना है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक टारगेट बैच चल रहा है, तो आप लोग अगर उससे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए प्लानिंग का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। नियोजन का अपने आप में बहुत कम अर्थ है और जरूरी नहीं कि इसके अच्छे परिणाम मिले। इस फेमस कोट का लेखक किसे माना जाता है? तो ये एक बहुत ही फेमस कोट है। यहाँ सवाल में पूछा जा रहा है कि यह किनके द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू जी का एक फेमस बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसी से लिया गया यह एक बहुत ही प्रसिद्ध कोट है। क्योंकि हम लोग प्लानिंग पढ़ रहे हैं तो यह प्लानिंग से रिलेटेड इसके बारे में कोट लिखा गया है इस बुक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1916 में यानी कि 1916 में विश्व का पहला क्षेत्रीय नियोजन किस प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया था? देखिए, ये जो रीजनल प्लानिंग होता है, प्लानिंग बहुत तरीके का होता है। रीजनल होता है, नेशनल प्लानिंग होता है, इम्पेरेटिव, इंडिकेटिव, ये थ्योरी क्लास में मैंने पूरा पढ़ाया है। तो ये अलग अलग प्रकार के प्लानिंग होते हैं। यहाँ सवाल है रीजनल प्लानिंग पूरे विश्व में सबसे पहले किस अथॉरिटी ने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेनेसे वैली अथॉरिटी। देखिए, ये टेनेसे वैली अथॉरिटी जो है यूएसए की एक अथॉरिटी है। उसके द्वारा 1916 में विश्व का पहला रीजनल प्लानिंग यानी क्षेत्रीय प्लानिंग शुरू किया गया था और इसी को देखते हुए ये सक्सेसफुल हुआ। तो इसी पे बेस्ड फिर वर्ल्ड में बहुत सारे इकोनॉमीज थे, उन्होंने क्षेत्रीय प्लानिंग को अपनाया और उसको इम्प्लीमेंट किया। अगर इंडिया की बात करें तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, वह इस टेनेसे वैली अथॉरिटी से ही इंस्पायर्ड होकर इसने प्लान बनाया और ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1987 के किस अवधारणा के उदय के बाद आर्थिक नियोजन को उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया? क्वेश्चन सिंपल है। ये पूछा जा रहा है कि 1987 के पहले इकोनॉमिक प्लानिंग को डिफाइन किया जाता था कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसका हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ना करके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। लेकिन 1987 के बाद जो अवधारणा डेवलप हुई उसके बाद उस रिसोर्सेज को हम लोग मैक्सिमम नहीं बल्कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। तो 1987 के बाद ये सतत विकास की अवधारणा डेवलप हुई, उसी दौरान ये डेवलप हुई। बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आगे जो हमारी जनरेशन आने वाली है उनके लिए भी वो बची रहे। जैसे कि पेट्रोल हो गया या फिर कोयला हो गया या और भी रिसोर्सेज हैं, पानी, उन सबको हमें ऐसे इस्तेमाल करना है कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए वो बची रहे। ऐसा नहीं कि वह पूरा खत्म हो जाए, हम लोग ही पूरा इस्तेमाल कर लें और आगे जो जनरेशन है उनके पास वो बचे ही नहीं। तो इसीलिए क्या किया जा रहा है, हमारे डेवलपमेंट को बाधा नहीं पहुंचाया जा रहा बल्कि हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज पे, जैसे पेट्रोल हो गया तो पेट्रोल के बजाय अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स निकल गए हैं कि हम लोग ऑल्टरनेटिव फ्यूल का इस्तेमाल करें और ऑल्टरनेटिव व्हीकल का इस्तेमाल करें। इससे पेट्रोल क्या है, वो जल्दी जल्दी खत्म नहीं होगा, उसका इस्तेमाल नहीं होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर के नियोजन का आधिकारिक प्रयोग किया था? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा था वो क्षेत्रीय लेवल प्लानिंग था, रीजनल प्लानिंग था। यहाँ नेशनल लेवल प्लानिंग की बात हो रही है कि विश्व में ऐसा पहला कौन सा देश था जिसने नेशनल लेवल प्लानिंग की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर। जैसा कि आपको पता है यूएसएसआर एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो उसने 1928 में जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में अपना पहला पंचवर्षीय योजना शुरू किया था। उसके बाद ही बाकी दुनिया के जो भी देश हैं, जो भी इकोनॉमीज हैं सोशलिस्ट नेचर के, उन्होंने 5 ईयर प्लान्स को अपनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार के नियोजन में संसाधनों का स्वामित्व अधिकारों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है? क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा प्लानिंग का टाइप है जिसमें स्टेट, कहने का मतलब कि गवर्नमेंट के पास पूरा एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है, जो भी रिसोर्सेज हैं उनके ओनरशिप राइट पे, सारे रिसोर्सेज होते हैं वो सरकार के पास ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इम्पेरेटिव प्लानिंग। इम्पेरेटिव प्लानिंग में जो ये स्टेट है, यानी कि स्टेट राज्य नहीं बोला जा रहा है, वो जो 28 राज्य होते हैं, यहाँ गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट ही सारा रिसोर्सेज
और वो सेंट्रलाइज्ड डिसीजन लेती है। कहने का मतलब कि ये देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी में बेसिकली होता है, जिसमें क्या है कि सरकार ही डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और किन के लिए प्रोड्यूस करना है। तो यूएसएसआर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। चाइना भी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, लेकिन उसको वो प्योर सोशलिस्ट नहीं बल्कि उसको कम्युनिस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि वह कम्युनिस्ट इकोनॉमी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 1947 में शुरू हुए फ्रांसीसी सांकेतिक नियोजन मॉडल का नाम क्या था? तो 1947 में फ्रांस ने एक इंडिकेटिव प्लानिंग स्टार्ट किया था। उस प्लानिंग मॉडल का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोनेट प्लान। जो 1947 में फ्रांस ने ये मोनेट प्लान स्टार्ट किया था वह इंडिकेटिव प्लानिंग के साथ ही सिनोनिमस था, मतलब कि उसको इंडिकेटिव प्लानिंग भी बोला जाता था, लेकिन मोनेट प्लान इसलिए बोला जाता था क्योंकि यह फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। देखिए सबसे पहले फ्रांस ने 1944 में ये पूरे वर्ल्ड के सामने ये डिक्लेयर किया कि वह एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। कहने का मतलब कि उसकी इकोनॉमी में दोनों रिसोर्सेज पे कंट्रोल करेंगे, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट प्लेयर्स भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस प्रकार का नियोजन जाति, पंथ और रीति रिवाजों जैसे सामाजिक संस्थागत कारकों को उचित महत्व देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी नॉर्मेटिव प्लानिंग। देखिए इंडिकेटिव प्लानिंग डिफरेंट होता है, नॉर्मेटिव प्लानिंग में कल्चर, कास्ट और क्रीड को भी महत्व दिया जाता है। इस नियोजन प्रक्रिया में सामाजिक और संस्थागत कारकों को इंटीग्रेट किया जाता है। जो भी आप प्लान बना रहे हैं उसमें आपको ये देखना होता है कि भैया जो भी कास्ट है, क्रीड है, उन सबको हम लोग, जो रीति रिवाज हैं उन सबको भी इंपॉर्टेंस दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 1950 के दशक में बाजार समाजवाद यानी कि मार्केट सोशलिज्म की अवधारणा किस अर्थशास्त्री द्वारा दी गई थी? तो ये फेमस इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने मार्केट सोशलिज्म का वर्ड जो है उन्होंने सबसे पहली बार ये दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्कर लांजे। देखिए ऑस्कर लांजे जो हैं एक पोलैंड के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये वर्ड को डिफाइन किया था मार्केट सोशलिज्म। अब ये मार्केट सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म आप लोग समझते हैं जिसमें सारा चीज कंट्रोल सरकार ही करती है, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और किन के लिए प्रोड्यूस करना, वो सारा डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट ही लेती है। लेकिन यह मार्केट सोशलिज्म कहने का मतलब कि उसमें आपको मार्केट को भी रोल देना होगा। जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई की जो अवधारणा है उसमें आपको लागू करना होगा। अगर सरकार ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले सब कुछ डेवलप करने का, तब तो फिर उसके बाद जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उनके लिए फिर कोई अपॉर्चुनिटी रहेगी ही नहीं उस देश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत ने आदेशात्मक से सांकेतिक नियोजन की ओर अपना झुकाव कब महत्वपूर्ण रूप से बदला? मतलब इंडिया शिफ्ट किया था इंपेरेटिव से इंडिकेटिव प्लानिंग की तरफ, किस ईयर में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1991 में। इंडिया जो है वह पहले इंपेरेटिव प्लानिंग बनाता था, मतलब कि उसमें कल्चर को, ये सबको वो महत्व नहीं देता था। लेकिन फिर उसके बाद 1991 में जो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे जिसके तहत एलपीजी लाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, और इसको अगर हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं एनईपी यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, तो उसी के दौरान इंडिया जो है इंडिकेटिव प्लानिंग की तरफ स्टार्ट हो गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सरकारी और निजी क्षेत्रों में वित्तीय नियोजन को अधिक लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? यानी कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में किस नाम से ज्यादातर ये जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बजटिंग। देखिए बजटिंग का मतलब क्या होता है? उसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग है जिसमें हम लोग रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का हम लोग आकलन करते हैं। बजट बेसिकली यही होता है ना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट आता है वेब में, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कितना पैसा सरकार खर्च करेगी और वह खर्च करने के लिए उसके पास पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, उसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का टारगेट बैच जैसा कि आपको पता है कि वो स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें एडमिशन लेने का आखिरी मौका, क्योंकि इसके बाद अब कोई भी नया बैच स्टार्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है इसके एग्जामिनेशन में अब बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं है, 31 मई को इसका एग्जाम होगा। तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड समय है। अब अगर इस बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसमें एडमिशन ले लें और फिर उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। गॉस प्लान शब्द किस देश की नियोजन एजेंसी को संदर्भित करता है? तो एक देश की प्लानिंग एजेंसी है जिसका नाम है गॉस प्लान। वह पूछा जा रहा है कि वह किस देश की एजेंसी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएसएसआर। देखिए गॉस प्लान यूएसएसआर की स्टेट प्लानिंग कमेटी थी। जैसे इंडिया की अगर प्लानिंग कमेटी की बात की जाए जो 5 ईयर प्लान्स बनाए थे, वह कौन थी? प्लानिंग कमीशन। अभी नीति आयोग है, हालांकि नीति आयोग कोई प्लान नहीं बनाती बल्कि वो बस सरकार को सजेस्ट करती है। लेकिन अगर ऐसे बोला जाए प्लानिंग कमेटी इंडिया की कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर होगा प्लानिंग कमीशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
स्थानिक नियोजन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्पेशियल प्लानिंग, की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये क्या करती है? विकास के भौगोलिक आयामों पर ध्यान केंद्रित करती है, यानी ज्योग्राफिकल डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट पे ये फोकस करती है। तो स्पेशियल वर्ड का ही मतलब होता है कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड। जैसे कि हमें किस इंडिया के किस पार्ट को डेवलप करना है, नॉर्थ पार्ट पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ज़्यादा देखना है, या फिर रूरल एरियाज़ को देखना है, या अर्बन एरियाज़ को देखना है, उसके लिए खास ये प्लानिंग बनाया जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशियल प्लानिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी? तो ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है, यह इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा सेटअप किया गया था। यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस वर्ष, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1938। स्वतंत्र भारत के लिए नियोजन यानी प्लानिंग को परिभाषित करने हेतु 1938 में एनपीसी यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत सरकार के किस दस्तावेज ने सबसे पहले नियोजन के लिए एक मानकीय दृष्टिकोण यानी कि नॉर्मेटिव अप्रोच की वकालत की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इकोनॉमिक सर्वे 2010-12। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण जो 2010-12 में आया था, उसने स्थानीय परंपराओं के साथ योजनाओं को जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया था। यही तो होता है नॉर्मेटिव प्लानिंग, नॉर्मेटिव अप्रोच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सांकेतिक नियोजन यानी इंडिकेटिव प्लानिंग में अर्थव्यवस्था में राज्य की क्या भूमिका होती है? तो इस तरीके के जो प्लान बनाए जाते हैं इंडिकेटिव प्लानिंग, उसमें स्टेट का यानी कि सरकार की क्या रोल होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्जिनल या फिर फैसिलिटेटर रोल। इसको हिंदी में अगर हम लोग बोलें तो सीमांत, लगभग नहीं के बराबर ही रोल होता है, लेकिन वो रेगुलेट करने के लिए नहीं बल्कि फैसिलिटेट करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्षेत्रीय नियोजन यानी सेक्टोरल प्लानिंग किस पर ध्यान केंद्रित करती है? उसका फोकस किस चीज पे रहता है सेक्टोरल प्लानिंग का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पेसिफिक सेक्टर लाइक सर्विस और इंडस्ट्री। तो ये देखिए हमने पढ़ा था पहले स्पेशियल प्लानिंग, वो ज्योग्राफिकल लोकेशन पे बेस्ड है, उस पे फोकस करती है कि किस ज्योग्राफिकल लोकेशन को हमें डेवलप करना है, उसके लिए हमें विशेष प्लान बनाना है। लेकिन ये सेक्टोरल प्लानिंग जो होता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था में तीनों सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये देखता है कि हमें कौन से सेक्टर को ज़्यादा डेवलप करना है, किसके लिए हमें प्लान बनाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। बिफोर 1987 यानी 1987 से पहले नियोजन में संसाधन उपयोग का केंद्र क्या था? यहाँ सवाल में बेसिकली पूछा जा रहा है, ये देखिए मिलता जुलता क्वेश्चन है, पहले भी हमने डिस्कस किया है। 1987 से पहले रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो था, जो भी हमारे पास संसाधन थे, उसको हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब दोहन का अधिकतम करना। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूज़ कर सकते थे, करना था हमें, वो था मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन 1987 में जब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा आए, तो उसके बाद मैक्सिमम वर्ड को चेंज कर दिया गया था ऑप्टिमम में, कि अब हमें उसका इष्टतम उपयोग करना है, ऐसा नहीं कि उसका पूरा हनन कर देना। आज भी हम लोग वही कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एच.डी. डिकिंसन, उनकी परिभाषा इस बात पर जोर देती है कि नियोजन किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो एच.डी. डिकिंसन एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने प्लानिंग के बारे में एक डेफिनेशन दिया था। यहाँ सवाल में पूछा जा रहा है कि उनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्लानिंग किनके द्वारा करवाना चाहिए या फिर किनके द्वारा किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक निर्धारित प्राधिकरण द्वारा। उनके डेफिनेशन में क्लियरली ये बोला गया है कि जो भी मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वह किसी डिटर्मिनेट अथॉरिटी द्वारा यानी कि एक निर्धारित प्राधिकरण द्वारा ही किया जाना चाहिए, एक सर्वे के थ्रू। तो पहले आपको रिसर्च करना है कि हाँ बेसिकली किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। प्लानिंग में बेसिकली यही होता है ना, रैंडमली उठ के तो हम लोग प्लानिंग कर नहीं देते हैं। और हालांकि ये एक इकोनॉमिस्ट हैं तो ये बहुत सोच समझ के ही इस चीज़ को बोलेंगे। देखिए डिटर्मिनेट अथॉरिटी इंडिया में भी कौन है? नीति आयोग। वह प्लान जो है सजेस्ट करती है, प्लान बनाती नहीं। अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नियोजन की दिशा किस ओर रही है? मतलब कि ये जो प्लानिंग का डायरेक्शन है वह कहाँ से कहाँ तक रहा है, स्टार्ट से लेके अभी तक वह किस फॉर्म में रहा है? थ्योरी टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस टू थ्योरी, या फिर सिर्फ एकेडमिक्स तक, या फिर पॉलिटिक्स टू साइंस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह प्रैक्टिस तो थ्योरी रही है। यूजुअली पहले क्या होता है, थ्योरी टू प्रैक्टिस, लेकिन ये जो प्लानिंग का डायरेक्शन है पहले प्रैक्टिस किया गया, उसके बाद वह थ्योरी बना। तो पहले इसको अप्लाई किया गया, पहले अप्लाई करके देखे, जैसे कि बहुत सारे जो इकोनॉमी है, यूएसए हो गया, वह कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है,
यूएसएसआर प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी था, लेकिन बाद में जाके यूएसए भी आपका कैपिटलिस्ट नहीं बल्कि उसमें भी उसने क्या किया, स्टेट को रोल दिया है। और यूएसएसआर अब पूरा पूरी सोशलिस्ट नहीं बल्कि उसमें मार्केट सोशलिज्म यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी के तौर पे वह फॉर्म हो गया। और इंडिया ने शुरू से ही मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। तो ये देखिए इन्हीं सब चीज़ों से वो सीखा, पहले उसको प्रैक्टिस किया गया। यूएसए ने जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपने आप को डिक्लेयर किया तो उससे क्या है, उसकी अर्थव्यवस्था गिरी ही, जैसे कि 2 बार गिरी है। एक 1929 में जब महामंदी आई थी, ग्रेट डिप्रेशन इसको बोलते हैं, और फिर 2007-8 में जो सब प्राइम क्राइसिस आया था उस दौरान। तो पूरा देश समझ गया, पूरा जो विश्व है उसके इसके कारण, यूएसए के डिसीजन के कारण ये समझ गया कि नहीं, सिर्फ कैपिटलिस्ट या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी होने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें क्या है, मिक्स्ड फॉर्म रखना होगा। या तो आप रेशियो ज़्यादा रखिए या कम रखिए, लेकिन आपको दोनों आपको रखना होगा अपने इकोनॉमिक्स में, दोनों को इंपॉर्टेंस देना होगा। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का सेकंड चैप्टर जो है प्लानिंग, उसका फर्स्ट पार्ट। अब बहुत ही जल्दी इसका सेकंड पार्ट आएगा, आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।